हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस के ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक हमने कर लिए, एक आध दो टॉपिक बस और बचे हुए हैं हमारे, फिर इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी थी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखा था, ठीक। तो वो हमने उस पर पूरे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, उनके लिए डेरिवेशन भी सॉल्व किया था और हर एक एक चीज वहां से उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन सब कुछ हमने देखा था, ठीक। तो आई होप वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो है एबनॉर्मल मोलर मास पर। तो ये एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? नॉर्मल तो आप सभी जानते होंगे, सामान्य, जो जैसा हमको लग रहा है कि वो होगा वैसा ही, तो वो हो जाता है नॉर्मल, ठीक। बट एबनॉर्मल क्या हो जाएगा? जो हमने सोचा है उससे अगर कुछ अलग हो जाए। जैसे हमने सोचा पानी गिरा, गर्मी का मौसम है, बहुत धूप निकलेगी, ये नॉर्मल है कि गर्मी का मौसम है तो धूप निकलेगी और बहुत तेज गर्मी होगी। बट अगर वहां अचानक से पानी गिर गया तो वो क्या हो जाएगी? एबनॉर्मल। जस्ट आप समझने के लिए कि नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होता है, ठीक है। तो जैसे बरसात का मौसम है तो ऑब्वियस है पानी गिरना चाहिए, बट बहुत तेज धूप निकल रही, गर्मी लग रही है, तो ये जो हम सोच रहे हैं उससे जस्ट उल्टा हो रहा है, उससे अलग हो रहा है। तो ये जो अलग हो रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एबनॉर्मलिटी बोल सकते हैं, ठीक। तो ऐसा ही कुछ मोलर मास के केस में हुआ। ये एबनॉर्मल मोलर मास जो हम स्टडी करेंगे वो किसके लिए स्टडी करेंगे? ये हम सॉल्यूट का एबनॉर्मल मोलर मास स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए एबनॉर्मल मोलर मास हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया कि ये नॉर्मल मोलर मास ये कहां से आया ये हम देखते हैं पहले, ठीक। तो हम सभी ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर जो डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक क्विक रिविजन कर लेते हैं जिससे हमें बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसके लिए फिर हमने फॉर्मूला भी निकाला था। क्या फॉर्मूला था? पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये निकाला था हमने। फिर हमने इसके लिए मोलर, जो सॉल्यूट का मोलर मास है वो उसके लिए फॉर्मूला निकाला था। वो कैसे निकला था? WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। तो यहाँ WB, MB, MA ये सब आपको क्लियर होगा, ठीक। मुझे लिखने की तो जरूरत नहीं है यहाँ पर कि क्या है WB। WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, और जो WA है वो क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो हमारे पास ये फाइनली कैसा आ जाता है? P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ A अपॉन P ऑफ A। तो अब इससे हम मोलिक्यूलर मास कैसे देख सकते हैं? तो हमारा मोलिक्यूलर मास MB इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? WB इंटू MA अपॉन यहाँ पे PA क्रॉस मल्टीप्लाई और ये नीचे में WA इंटू P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ A। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया मोलर मास के लिए। तो इस फॉर्मूले से एक कंक्लूजन निकल रहा है। क्या कंक्लूजन देख सकते हैं हम? कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, मींस जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला? कि जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी
या जब मोलर मास इंक्रीज होगा सॉल्यूट का तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इन्वर्सली रिलेशन मिला हमें। यही ऐसा ही सेम, ये तो हमारे फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के लिए मिला। हम सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर हमें उसके लिए फॉर्मूला क्या मिला था, डेल्टा टी बी, हाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो फिर फाइनली ये फॉर्मूला क्या बन जाता था, के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो यहाँ पर भी देखिए जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस डेल्टा टी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में भी। जो थर्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वो क्या थे, उसको कैसे दिखते थे हम, उसके लिए फॉर्मूला डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, ठीक। तो के बी एम क्या हो जाता था, सेम फ्रीजिंग पॉइंट जैसा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो यहाँ पर भी देखिए जो डेल्टा टी बी है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा टी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और जो हमारी लास्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या थी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या आया था फॉर्मूला, पाई इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी, ठीक। तो एन क्या हो जाता है, डब्ल्यू बी आर टी अपॉन एम बी इंटू वी। तो यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के, ठीक। तो हमने ये चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी देखी और इन चारों ही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में हमने ये चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की और ये स्टडी हमने किया और उसके साथ ही हमने मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास और जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है उसके लिए डेरिवेशन भी, फॉर्मूले भी डिराइव किए। और हर जगह हमने ऑब्जर्व किया कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मॉलिक्यूलर मास से। अब अगर हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्यूशन में अगर हम उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इस फॉर्मूले से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। और वो हमें एक्यूरेट वैल्यू भी देगा। लेकिन वो कब एक्यूरेट वैल्यू देगा, जब ये जो सॉल्यूशन है ये इस फॉर्मूले, ये जो चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमने देखी, इन चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से हम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये एक्यूरेट वैल्यू आपको कब देगा, जब वो जो सॉल्यूशन है फर्स्ट डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। सेकेंड, वो जो सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। थर्ड, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट
आर अनचेंज्ड, मीन्स जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो अनचेंज्ड हो, वो किसी भी तरीके से उसमें चेंजेस ना आए, तब तो ये जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो हमको सही मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके देंगे। मतलब हम जब इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो हमको सही कब मिलेगा, जब वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। मींस डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस वहां पर कैसा, थोड़े अमाउंट में सॉल्यूट होगा, और जो सॉल्यूट होगा वो किस नेचर का होना चाहिए, वहां पर जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट का जो नेचर होना चाहिए वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर। जब ये चारों कंडीशन फॉलो होंगे तब तो आपको इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आपको वो सॉल्यूशन, सॉल्यूट का मोलर मास जो रहेगा वो एक्यूरेट कैलकुलेट हो पाएगा, सही कैलकुलेट हो पाएगा। बट अगर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में ये जो चारों कंडीशंस हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ फॉलो करे, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट्स आर अनचेंज्ड, सॉल्यूट जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, तब वहां पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम जो सॉल्यूट क्या ले लें, अगर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, अगर हम जो सॉल्यूट है वो कैसा सॉल्यूट ले लें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ले लें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ले लिया जाए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट अगर आप लेते हैं और उससे फिर आप जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो जो ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी होगी, तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is not equal to calculated value of colligative प्रॉपर्टी। ठीक, तो जब आप सॉल्यूट कैसा नेचर का लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट नेचर का, तो उस समय पर जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, और जो कैलकुलेट, हम जो कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं कितना ग्राम सॉल्यूट लिया है, उसका मोलर मास इतना, वो सब कैलकुलेट करके, और ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, तो वो दोनों इक्वल होती। बट अगर जब आप सॉल्यूट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यूज करने लगते हैं, ठीक, फॉर एसिड बेस एंड सॉल्ट, ऐसा अगर आप यूज करते हैं, तो उस केस में जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो इक्वल नहीं होगी किसके, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। और इस कंडीशन में जब ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू पता है आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, और इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू से जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे उस सॉल्यूट का, तो ये जो मॉलिक्यूलर मास होगा जो हमने सोचा है उससे बिल्कुल ही अलग मिलेगा। अगर आपने जिस, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही अलग आई है, तो आप जब इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यू को उन चारों में से किसी भी फॉर्मूले में पुट कीजिए और मॉलिक्यूलर मास निकालिए उस सॉल्यूट का, तो वो सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो एक्सपेक्टेड जो वैल्यू हम सोचे रहेंगे, जो हमने फॉर एग्जांपल अगर कोई सब सॉल्यूट लिया तो उसका मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता होगा, तो हम सोचेंगे कि उतना ही आएगा। बट जब हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू से उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो डिफरेंट होगा, चेंज हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास। चेंज होना मीन्स या तो कम हो सकता है या तो ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ जो हमने सोचा था उससे जस्ट अलग हो रहा है, उससे जस्ट अपोजिट हो रहा है, विपरीत हो रहा है उससे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो इस कंडीशन पर जो मॉलिक्यूलर मास हमें ऑब्जर्व होता है उसे ही बोला जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये समझ आया आपको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ये हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी, उन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कब होगा? जब जो सॉल्यूट्स हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर के होंगे, सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। ये सारे कंडीशंस जब होंगे
तब उस फॉर्मूले से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी हमको, और जो मॉलिक्यूलर मास भी हम जब निकालेंगे तो उसकी भी हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। बट अगर हमने क्या यूज कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यूज कर लिया, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यूज करेंगे तो वहां पर हमको जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो डिफरेंट होगी किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। और जब इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो भी डिफरेंट आएगा। आपको पता होगा जो भी आपने सॉल्यूट लिया होगा उसका मॉलिक्यूलर मास तो आप जानते ही होंगे, केमिकल फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। बट लेकिन जब हम इस फॉर्मूले, जो हमारे पास फॉर्मूला था, जैसे कि फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसके लिए Mb इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Wb इंटू Ma इंटू Pa अपॉन P नॉट ऑफ A माइनस PA। यही फॉर्मूला था हमारे पास, एक टर्म मिसिंग है WA इंटू WA, यही फॉर्मूला था। तो आपको यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पता है, P नॉट ऑफ A अपॉन PA की, M में पता होगा जो सॉल्वेंट है, WB सॉल्यूट का मास पता होगा आपको कि आपने कितना वहां पर डाला है, और उस फॉर्मूले में रख के जब आप इस Mb की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको वो डिफरेंट वैल्यू मिलेगी जो आपने सोचा होगा। अगर आपने वहां पर सोचा होगा कि 60 ग्राम है उसकी मॉलिक्यूलर मास, तो हो सकता है वो उससे कुछ अलग मिले आपको, ठीक। 60 है तो हो सकता है कि वो आपको 120 मिल सकता है, 125 मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, ज्यादा या कम मिल सकता है। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड मोलर मास था वो इक्वल नहीं होता जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास के, तो उस समय उस मोलर मास को, जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। तो चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं, ये क्लियर हो गया आपको। तो डेफिनेशन है एबनॉर्मल मोलर मास की, द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एज डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल measured value of the colligative property differ widely from their actual molar mass, ठीक। the molar mass of solute as determined from the experimentally measured value of colligative property is differ widely from their actual molar mass, means जब आप molar mass calculate करते हो observed experimental value of colligative property से, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस रखता है किससे, एक्चुअल मोलर मास से। तो सच सब्सटेंस therefore are said to be exhibit abnormal molar mass in solute। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जो हमारा उस टाइम पर उस केस में ऑब्जर्व्ड मोलर मास होता है उसे ही हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, और जो सॉल्यूट इसे शो करता है उसे बोलते हैं कि सच सॉल्यूट शोज एबनॉर्मल मोलर मास। ये क्लियर हो गया कि द मोलर मास, फिर से देखते हैं, द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एज डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली, ठीक। अगर मोलर मास किससे डिटरमाइन किया जाए, द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एज डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मींस एक्सपेरिमेंटली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे जब आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हो तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस रखती है किससे, एक्चुअल मोलर मास से। तो वो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है मोलर मास की उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही बोला जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये जो एबनॉर्मेलिटी आ रही है यहाँ पर वो क्यों आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यूज कर दिया तो वहां पर क्या हो गया ऐसा कि मोलर मास ही चेंज कर दिया सॉल्यूट का। तो वो दो रीजंस की वजह से होती। फर्स्ट रीजन है association of solute molecules and second is dissociation of solute particles in solution। अब ये association और dissociation क्या होता है, आप सोचिए, association एंड dissociation ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। क्या होता है association, association means साथ में आ जाना, dissociation यानी अलग अलग हो जाना। तो इसे भी हम देखते हैं कि ये जो एबनॉर्मेलिटी यहाँ पर जनरेट हो रही है वो क्यों हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं हम एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो सबसे पहले एसोसिएशन क्या होता है ये देख लेते हैं। टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्यूट कंबाइंड
टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल। ठीक, जब सॉल्यूट के 2 या मोर देन 2 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इस जो ये प्रोसेस हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन बोला जाता है। एसोसिएशन मीन्स क्या होता है, व्हेन 2 और more than 2 molecules are combined to form a bigger molecule is called a association। तो जब हम उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूट के पार्टिकल, सपोज हमने n, जो A है हमारा सॉल्यूट है और उस A सॉल्यूट के n पार्टिकल्स हमने ऐड कर दिया उस सॉल्वेंट में, तो उस सॉल्वेंट में जाने पे वहां क्या होंगे कि ये जितने भी A पार्टिकल्स होंगे, ये जैसे ये, एक सेकेंड, सपोज ये ए ऐसे ए करके हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वहां सॉल्यूशन में ऐड कर दिया। बट जैसे ही ये सॉल्यूशन में गए वहां पर क्या होने लग गया, ये ए इससे अटैच हो गया, ये ए इससे अटैच हो गया, ये ए इससे अटैच हो गया और ये सारे ए आपस में अटैच होकर क्या कर लिए, एक बिगर मॉलिक्यूल बना लिए। किसका, ए का ही एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन बोला जाता है। अब ये एसोसिएशन हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पर पहले n नंबर ऑफ सॉल्यूट्स थे, अब जब वो सब मिलके एक साथ आ गए तो सॉल्यूट का जो नंबर था वो कम हो गया, क्योंकि पहले n नंबर ऑफ सॉल्यूट्स थे, अब n नंबर ऑफ सॉल्यूट्स कंबाइन होके सिर्फ एक मॉलिक्यूल बना लिए। तो ऑब्वियस है कि वहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स डिक्रीज हो गए। As a result, the total number of solute molecules in the solution decreases। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गए तो हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी तो डिपेंड ही नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पर करती है। जब नंबर ऑफ सॉल्यूट्स ही कम हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अगर डिक्रीज हो जाती है तो आपको पता है कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। तो अगर हमने ए इसका अगर सिंपल सा, अगर एक जो ए का मॉलिक्यूल है उसका मास अगर 1U ले लेते हैं, ये n मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसका मास कितना हो जाएगा, NU हो जाएगा। तो पहले एक मॉलिक्यूल का मास कितना था, 1U था, लेकिन जब ये कंबाइन हो गए तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज हो गया, कितना, NU। और यहाँ पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो गई थी, और आपको पता है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हुई तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। कि जब एसोसिएशन का प्रोसेस होता है तो उस एसोसिएशन के प्रोसेस में कैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाता है देखते हैं फिर से कि एसोसिएशन क्या होता है। ये क्लियर है कि जब 2 और 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में आकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन प्रोसेस बोला जाता है। अब ये एसोसिएशन में अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने सॉल्यूट के लिए थे वो कन्वर्ट किस में हो गए, सिर्फ एक मॉलिक्यूल में आपस में अटैच हो गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गए मींस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो गई। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो गई तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, यानी जो भी हमारा एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास होगा, जो हमने सोचा होगा, उससे हमें ज्यादा मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। किस केस में, एसोसिएशन के केस में। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है जब हम एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। इस एसिटिक एसिड को हम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं, ठीक। तो जब इस एसिटिक एसिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये अब होता कैसे है देखते हैं। ये एसिटिक एसिड
यहाँ पर भी ये एसिटिक एसिड के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसको क्या बोला जाता है, डाइमर। ठीक, पहले कैसे थे, दो मॉलिक्यूल्स थे एसिटिक एसिड के, बट जब उन्हें सॉल्वेंट में डाला गया तो वो आपस में क्या हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ गए और एक मॉलिक्यूल बना लिए। ठीक, एक मॉलिक्यूल बना लिए, मी इसको बोला जाता है डाइमर बोला जाता है। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज हो गए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जब डिक्रीज हो गए तो ऑब्वियस है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो गई, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हुई मींस मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गया। पहले जो एक एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल था उसका मॉलिक्यूलर मास है 60। ठीक, जो एक एसिटिक एसिड था उसका मॉलिक्यूलर मास कितना था, 60। बट जब वो एक साथ आ गए तो दो मॉलिक्यूल साथ में आ गए तो उनका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 120 U, इंक्रीज हो गया मॉलिक्यूलर मास। तब अब समझ आया आपको कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स एसोसिएशन या डिसोसिएशन कर लेते हैं। एसोसिएट होने से क्या हो गया, जो मॉलिक्यूल्स थे वो कंबाइन हो गए, और कंबाइन हो गए तो उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, और इसी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, और साथ ही जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी चेंज हो जाता है। अब इसी तरह हम बेंजोइक एसिड के लिए भी देख लेते हैं, सेम होगा। बेंजोइक एसिड क्या होता है, फॉर्मूला बेंजोइक एसिड का C6H5COOH, वहां CH3 था, यहाँ पर C6H5 आ गया। ठीक, तो ये भी जब C6H5 के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो वो कंबाइन हो जाते हैं, किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, और डाइमर बना लेते हैं। अब ये बनता कैसे है ये देखते हैं। ये है ये बिल्कुल पहले जैसा ही, बस C6H5, ये OH, ये सेकेंड मॉलिक्यूल, और ये इधर। अब ये फिर किससे जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ के क्या हो गया, डाइमर बना लिया। और ऑब्वियस है कि इसका भी जो मॉलिक्यूलर, इसका मास जो भी रहा होगा पहले उससे इसका मास ज्यादा आएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि एसोसिएशन का जब प्रोसेस होता है तो वहां पर मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। अब हम देखते हैं डिसोसिएशन का प्रोसेस। तो डिसोसिएशन, तो एसोसिएशन मींस क्या हुआ, साथ में आ गया, फॉर्म हो गए, साथ आ गए, बिगर मॉलिक्यूल बना लिए। डिसोसिएशन में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। डिसोसिएशन में क्या होंगे, जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब अलग अलग भागों में टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे, तो दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल्स, जैसे कि solute particle in case electrolytes are expected to undergo dissociation in polar solvents like water। तो जब solute, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स को जब हम पोलर सॉल्वेंट्स में डालते हैं तो वहां पर क्या होता है, जैसे कि ये AB एक पूरा सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, जब आप उसको सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो A+ और B नेगेटिव इसमें डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो जब ये डिसोसिएट हो गया, तो आयन में डिसोसिएट हुआ तो क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए, और जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
और जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है सॉल्यूट का, वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिसोसिएशन के प्रोसेस में तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स तो इंक्रीज हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो गई, बट जो मॉलिक्यूलर मास होगा सॉल्यूट पार्टिकल्स का वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर आपको कि उस फिर जो हम ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास होगा हमारे पास वो भी कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम क्लोराइड ले तो सोडियम क्लोराइड कैसे डिसोसिएट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड डिसोसिएशन के बाद Na+ आयन और Cl- आयन कुछ इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। और डिसोसिएशन से नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज तो मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो जाएगा। फिर इस केस में जब आप ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू, इससे आपको कम मॉलिक्यूलर मास मिलेगा, तो ये उसी को ही हम बोलेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो आई होप आपको ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और उसके जो रीजंस है क्यों कोई सॉल्यूट जो है वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास शो करता है वो आपको समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।